अतीत से वर्तमान तक, है ना। बीटीपीसी बुक है, कक्षा 7 है, भाग 2, 7वां क्लास का भाग 2 हो गया। पहला भाग 1 है, 6ठा क्लास पढ़ना होगा। पहला चैप्टर का नाम है कहाँ, कब और कैसे के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है 13वीं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के परिवारवाची रूप में करते हैं। पूछेगा हिंदुस्तान नाम का प्रयोग करते हैं, इसका परिवारवाची नाम बताओ। आज जो हम लोग करते हैं हिंदुस्तान नाम का प्रयोग, इसका परिवारवाची नाम बताओ। तो भारत है और इंडिया है, यही परिवारवाची नाम हो गया, है ना। 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता का स्थापना के बाद होल था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। पूछेगा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तो भारत और इंडिया तो है परिवारवाची, कब होता इसका प्रयोग। तो तुर्कों के जो सत्ता का स्थापना होल था ना, वो बाद होल था, 13वीं शताब्दी में होल था। वही कहा 13वीं शताब्दी तुर्कों सत्ता का स्थापना जो था बाद प्रचलित हुआ। क्या प्रचलित हुआ? तो हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान 1030 ईस्वी में भारत का हिंदुस्तान, जो उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत में था, पूरा भारत था। उस समय मैंने जिस समय 13वीं शताब्दी में तुर्क की स्थापना होता उस समय की बात है। हिंदुस्तान जो आयल था 13वीं शताब्दी के तुर्क सत्ता का स्थापना के बाद, वो हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा देखा जाए, सीमा उन क्षेत्रों पर थी। उन क्षेत्र के मतलब का उन क्षेत्रों पर थे जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। जो क्षेत्र तुर्क सत्ता के अधीन रहता था, वहाँ क्षेत्र का नाम, कार्य, काम जो भी होता था, तुर्क जैसे चाहता था उसी के अनुसार उस क्षेत्र का भौगोलिक सीमा का नाम दिया जाता था। तुर्क के स्थापना के बाद होता है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। तो हिंदुस्तान प्रचलित होता, प्रचलित कुछ हिंदुस्तान कब प्रचलित हुआ? तुर्क सत्ता का स्थापना के बाद होता, 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान प्रचलित हुआ। जो तुर्कों का अधीन रहता था हिंदुस्तान, तुर्कों के अनुसार ही इस पर चलता था, भौगोलिक नाम, रेखा, काम, धाम होता था। लगभग 3 शताब्दी बाद कहने का मतलब कि 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता का स्थापना के बाद हिंदुस्तान का प्रचलन हुआ ना, यही 13वीं शताब्दी में 3 जोड़िएगा, 3 3 16 17 शताब्दी बाद। वही कहा लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक आते हैं बाबर। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूछेगा हिंदुस्तान तो प्रचलित हो था, तुर्क की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। अब जब प्रचलित हुआ तो तुर्क अधीन था, लेकिन जब हिंदुस्तान शब्द लग जाएगा, हिंदुस्तान शब्द जो लग जाएगा, शब्द ध्यान देना है, शब्द ये आपको शब्द का प्रयोग कौन किया था? संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। ठीक है, संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था कौन? बाबर। पूछेगा तुर्क का स्थापना कब होता? 13वीं सदी में। उसके 3 वर्ष बाद क्या हुआ? मुगल वंश का संस्थापक आता। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने क्या किया? तो हिंदुस्तान शब्द का नाम दिया। और हिंदुस्तान प्रचलित कब होल था? 13वीं शताब्दी में तुर्क की स्थापना के बाद होल था, बाद कहेगा था। अब हिंदुस्तान शब्द का हिंदुस्तान प्रचलित था। हिंदुस्तान का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम भारत इंडिया। भारत इंडिया कब प्रचलित था? तुर्क जब सत्ता था, तुर्क की स्थापना के बाद होता प्रचलित। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? शब्द लग जाएगा तो बाबर। बाबर कौन था? मुगल वंश के संस्थापक था। किस लिए क्या था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्यों किया था? संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। संपूर्ण उपमहाद्वीप मतलब का पूरे उपमहाद्वीप के लिए किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर। पूरे उपमहाद्वीप के लिए किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर। लेकिन यहाँ कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जो हिंदुस्तान शब्द दिया था बाबर संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ। मैंने सर्वाधिक विस्तार जो था 17वीं शताब्दी में होल था। उपमहाद्वीप के या हिंदुस्तान का सर्वाधिक विस्तार कब होल था? 17वीं शताब्दी में। और भी 17वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष में होल था। कौन किया था? वही बाबर के वंशज था, वंशज औरंगजेब ने किया था। सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के समय हुआ। हिंदुस्तान शब्द का सर्वाधिक विस्तार या उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तार कब होल था? उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तार आपको औरंगजेब के समय हुआ, 17वीं शताब्दी का अंतिम में हुआ। हिंदुस्तान नाम भारत और इंडिया का प्राचीन शब्द माना जाता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान 13वीं शताब्दी में तुर्क का स्थापना होल था ना, तुर्क सत्ता का स्थापना, उसके बाद प्रचलित हुआ कौन? हिंदुस्तान या भारत या इंडिया जो भी कही है ना। लेकिन हिंदुस्तान शब्द जो लगल था, शब्द पूछेगा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर जो किया था शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने किया था। क्यों किया था? संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था बाबर। मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और मुगल वंश के बाबर थे, संस्थापक थे, मुगल वंश के संस्थापक थे। और यही बाबर के वंशज थे औरंगजेब। बाबर के वंशज माना जाता है औरंगजेब था। औरंगजेब जो मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार,
मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था। तो संस्थापक स्थापना तो कर दिया बाबर, लेकिन मुगल वंश का सत्ता का सर्वाधिक विस्तार हुआ था 17वीं शताब्दी में हुआ था। 17वीं शताब्दी में कौन किया था? तो औरंगजेब के समय हुआ था 17वीं शताब्दी में। औरंगजेब जो बाबर का वंशज था। चलते हैं बिहार की ओर हम लोग। हमारा राज्य बिहार है। बिहार का सबसे पहले प्रयोग शब्द पूछेगा। बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार पूछेगा तो मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मिन्हाज ए सिराज ने क्या किया था? तो बिहार शब्द का पहला बार प्रयोग किए थे। बिहार शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया था? तो मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मिन्हाज ए सिराज क्या किया था? सबसे पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किया था। तो बिहार शब्द का पहला बार प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया। कब किया था? तो 13वीं शताब्दी में किया था। कब? 13वीं शताब्दी में। इसलिए बिहार का जब भूमि होगा तो भूमि का नाम दे दिया गया अर्ज बिहार। अर्ज बिहार से नाम से जुड़ा जाता है, सिराज से अर्ज बन जाता है, इसलिए अर्ज बिहार कहा गया। किसको? तो भूमि है, बिहार की भूमि को अर्ज बिहार कहकर पुकारा गया। यही पर हमारा राज्य बिहार का नाम से जाना जाने लगा। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। बौद्ध बिहार है। बौद्ध बिहारों की भूमि को अर्ज बिहार के नाम दे दिया गया। अर्ज बिहार के नाम किस भूमि के? तो बौद्ध बिहार के भूमि को क्या कहा गया? बौद्ध बिहारों की भूमि को क्या कहा गया? अर्ज बिहार। उसे बौद्ध बिहार की भूमि को क्या कहा गया? अर्ज ए बिहार नाम दिया गया। हम लोग देख रहे हैं मध्य युग में भारत के आर्थिक जीवन कैसे थे? तो मध्य युग में भारत के आर्थिक जीवन देखा जाए कृषि आधारित थे। कृषि पर आधारित थे। पूछेगा मध्य युग में भारत का आर्थिक जीवन कैसा था? तो कृषि पर आधारित था। कृषि पर खेती करता था, तब खाता पीता था। तो प्राचीन समय से मध्य युग में तो कृषि पर आधारित था, लेकिन मध्य युग के पहले पीछे जाइए, यानी कि प्राचीन काल में जाइए। प्राचीन समय से देखा जा रहा है मध्य युग में तो है कृषि पर आधारित। प्राचीन काल से भी देखा जाए तो खेती से लोगों को प्रमुख आय होता था। आय जो होता आमदनी खेती से होता था, चाहे मध्य युग में रहे या प्राचीन काल से है ना। आय जो था खेती से ही होता था। खेती की कोड़ाई प्राचीन काल से हो रहा है। खेती की कोड़ाई के लिए कुदाल का या फावड़ा का प्रयोग करते थे। कुदाल का या फावड़ा का प्रयोग। और कुदाल और फावड़ा के बाद हल का प्रयोग होने लगा। हल का प्रयोग, कुदाल और फावड़ा का प्रयोग, फिर बाद में हल का प्रयोग होने लगा। फिर खेती की सिंचाई के लिए जल का साधन होने लगा। जल की सिंचाई के लिए साधन का प्रयोग होने लगा। तो खेती की सिंचाई कैसे करेगा भाई? तो सिंचाई जब वर्षा का जल होता था ना, उसको तालाब में या कुंड में इसको इकट्ठा कर लिया जाता था। तालाब में या कुंड में क्या करते थे? इकट्ठा करके इसी जल का प्रयोग खेती की सिंचाई करते थे। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही आ रहा है बात। कब से? प्राचीन काल से समय आ रहा बात। इकट्ठा करके तालाब या कुंड के में वर्षा जल को इकट्ठा करके सिंचाई में काम लाते थे। फिर बाद में वर्षा जल के अलावा कुआं का भी प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए। कुआं में पानी निकालने के लिए अर्घट या घंटी, अर्घट कहते हैं या घंटी का प्रयोग होता था। बाद में अर्घट घंटी के बाद में रहट का प्रयोग होने लगा। ये रहट का पहले हुआ अर्घट घंटी। पहले तो वर्षा जल तालाब कुंड में इकट्ठा करते थे। फिर कुआं में भी पानी निकालने के लिए अर्घट या घंटी का प्रयोग करते थे। अर्घट या घंटी का प्रयोग बाद में होने लगा रहट का प्रयोग। रहट के बाद रहट में जंजीर लगा होता था, उसको खींचने के लिए है ना पासु का प्रयोग करते थे, तब जाकर पानी बाहर आता था। ये सब कहानी कब गया? प्राचीन काल से ही ऐसा होते आ रहा है। तो हम लोग तो देख लिए प्राचीन समय में खेती लोग करते थे। खेती ही प्रमुख आय था। उस समय खेती कोड़ने के लिए कुदाल का फावड़ा का प्रयोग करते थे। बाद में हल का प्रयोग होने लगा था। कुदाल फावड़ा के बाद हल का प्रयोग होने लगा। खेती जोतने जाने लगा। सिंचाई के लिए लोग वर्षा जल को तालाब या कुंडी में रखते थे, इकट्ठा करते थे। फिर इसी पानी को प्रयोग करते थे। कुआं से पानी खींचने के लिए अर्घट घंटी का प्रयोग करते थे। अर्घट घंटी के बाद आ गया रहट घंटी अलग है। अर्घट घंटी था, फिर बाद में रहट आ गया। रहट खींचने के पशु का प्रयोग। लेकिन वो तो देखे सिंचाई के लिए। अब देखो वस्त्र उद्योग के बारे में। भारत में प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग धागा कताई होता था। धागा कताई जो होता था हाथ से होता था। कैसे? हाथ से होता था चलाने के लिए। और धागा कताई हाथ से होता था। वो हाथ से चलाने के लिए चलने वाले पहिया होते थे। ये पहिया और तकली का प्रयोग करते थे। पूछेगा वस्त्र उद्योग में के क्षेत्र में सूती काटने के लिए, धागा कताई के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? हाथ से चलने वाले पहिया और तकली का प्रयोग करते थे। इसमें ज़्यादा समय लगता था। तकली का प्रयोग जो होता था, इससे तकली से सूत काटना, धागा बनाना समय ज़्यादा लगता था। इसलिए 13वीं शताब्दी के बाद चरखा का प्रयोग होने लगा। और चरखा का प्रयोग होने लगा। धुनिया कमान का प्रयोग हो रहा। धुनिया की कमान, चरखा और धुनिया के कमान आया ना, जिसमें धुनिया के कमान को धुनकी कहते हैं। चरखा और धुनकी आया तो समय कम लगा तो सूती कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हो गया। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों के कताई के लिए क्या होता था? धागा कताई में केवल हाथ से चलने वाला पहिया और तकली का प्रयोग होता था। बाद में तकली और पहिया से क्या होता था? समय ज़्यादा लगता था।
इसलिए धागा का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। अब चरखा का प्रयोग होने लगा और चरखे का प्रयोग से समय ज़्यादा लगता था, इसलिए उद्योग क्षेत्र में प्राचीन भारत में विकास ज़्यादा हो गया। धुनिया की कमान, धुनके भी कहते हैं इसको, इसी समय भारत में आई। इस समय का 13वीं शताब्दी में इसी समय भारत में आए, जिस समय चरखे का प्रयोग होने लगा उसी समय धुनिया की कमान, धुनके भी संभवतः इसी समय भारत में आए। जहाँ देखिए चरखा का प्रयोग होने लगा, चरखा ऐसे है, धुनिया इस तरह से धुनिया होता था, धुनिया का प्रयोग। आज तकली से सूत काटने में समय बहुत लगता था, है ना, तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था। वहीं चरखे से सूत काटने की गति जो है, चरखा से सूत काटने में समय काफ़ी बढ़ गया था। चरखे से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे धुनकी का प्रसार होता गया तो सूती कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन वृद्धि हुआ। कहने में चरखा धुनकी का प्रसार होता गया तो सूती काटने में गुणवत्ता और उत्पादन वृद्धि हुआ। देख लिए सूती वस्तु के बाद धागा कताई हाथ से होता था, जब पहिया और तकली का प्रयोग करते थे। तीसरे तकली का प्रयोग में सूती काटने में समय ज़्यादा लगता था। 13वीं शताब्दी बाद चरखा का आविष्कार हुआ, जिसकी गति ज़्यादा बढ़ गया और धुनकी का कमान हो गया, धुनकी आया जिससे समय ज़्यादा कम लगा, सूती कपड़े की गुणवत्ता उत्पादन वृद्धि हो गया। कर मध्य युग में तुर्की का आगमन होल था। यही तुर्की के सत्ता की स्थापना 13वीं शताब्दी के बाद में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान का पर्यायवाची नाम था भारत और इंडिया। तो वही तुर्की जो है मध्य युग में तुर्की का आगमन होल था भारत में। यही तुर्की आयल था का मध्य युग में। वही मध्य युग भारत का आर्थिक जीवन कृषि आधारित था। वही समय तुर्की आता है तो लेखन में कागज़ का प्रयोग करता है। कागज़ से पहले इसमें प्राचीन भारत में पहले इसका प्रयोग पांडुलिपि का प्रयोग करते थे। लेकिन जब ही मध्य युग में तुर्की आता है तो तुर्की के आगमन के साथ ही पांडुलिपि खत्म हो जाता है, कागज़ का प्रयोग होने लगता है। इसलिए सबसे पहले कागज़ का प्रयोग चीन में बनाया गया था। कहाँ प्रथम बार कागज़ प्रयोग कहाँ था? चीन में बना, और 100 ईस्वी में बना था कागज़, चीन बना। अब भारत में चीन 13वीं शताब्दी के लगभग आसपास में आया था भारत में। जब भारत में आता है तो कागज़ का आविष्कार होने से ज्ञान शिक्षा में प्रसार हुआ, वृद्धि हुआ और व्यापारिक लेन देन में सुविधा भी हो गया। 13वीं शताब्दी में जब तुर्क आया तो कागज़ का आविष्कार, तो कागज़ का पर लिखन होने लगा था, है ना। अब भारत में 13वीं शताब्दी में ही आया था, कागज़ का प्रयोग होने लगा था 13वीं शताब्दी में भारत में, और 100 ईस्वी में होल था चीन में आविष्कार होल था कागज़ का। उसी समय 13वीं शताब्दी में जब भारत में कागज़ का प्रयोग होने लगा तो उसी समय विज्ञान क्षेत्र में नया आविष्कार हो गया। कब हो गया? विज्ञान क्षेत्र में नया आविष्कार हो गया। पहला आविष्कार होल था विज्ञान के क्षेत्र में चुंबकीय कुतुबनुमा का आविष्कार। चुंबकीय कुतुबनुमा, चुंबक से बनाया हुआ कुतुबनुमा आविष्कार हुआ, जिसको बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। इस चुंबक से दिशा का पता कर लेते थे, किस दिशा में जाना है, उत्तर के दक्षिण जाना है। जो समुद्री जहाज पर यात्रा करने में सुविधा अच्छा हो गया और व्यापार करने में अच्छा हो गया। क्यों? अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जानकारी होने लगा। तो चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक का आविष्कार हुआ 13वीं शताब्दी में। फिर दूसरा आविष्कार होता है, पहला तो होता है यही, पहला होने के कारण इसे नया आविष्कार कहा जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। दूसरा आविष्कार होता था आपको समय सूचक उपकरण। दूसरा का होता था समय सूचक उपकरण का आविष्कार होता था। समय को सूचक उपकरण का मतलब कि समय बताने वाला घड़ी का आविष्कार हुआ 14वीं शताब्दी में। पूछेगा 13वीं शताब्दी में क्या होता था? विज्ञान के क्षेत्र में नया आविष्कार चुंबकीय कुतुबनुमा का आविष्कार। फिर दिशा सूचक यंत्र कहते हैं इसको हिंदी में। समुद्री जहाज पर प्रयोग करते हैं, यात्रा करने में सुविधा हो गया, व्यापार करने में भी सुविधा हो गया। फिर दूसरा आविष्कार क्या होता है? तो पहला होता है चुंबकीय कुतुबनुमा, तो दूसरा होता है समय सूचक उपकरण। फिर 14वीं शताब्दी में देखा जाए तो सुल्तान फिरोज आते हैं। 14वीं शताब्दी में कौन आया था? तो 14वीं शताब्दी में पूछेगा, 13वीं में तो हो ही गया था, है ना, तुर्क सुल्तान आया था। फिर 14वीं शताब्दी में आया था सुल्तान के भाई था फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान फिरोज शाह आया था। फिरोज शाह ने फिरोजाबाद जाते हैं, फिरोजा शाह तो जो था फिरोजाबाद का स्थापना कर लिया होगा, ठीक ना, अब दिल्ली में है। अब जाते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोजाबाद, वहाँ मीनार लगल था। कहाँ से लगल था? मीनार लगा हुआ था। ये मीनार पर उसने क्या किया, है ना, नक्षत्र घड़ी लगाया। कैसा घड़ी? तो नक्षत्र घड़ी था। एक धूप घड़ी भी लगाया और जल घड़ी भी लगाया। नक्षत्र घड़ी और धूप घड़ी ताकि धूप से चल सके, जल घड़ी ताकि वर्षा होगा तो चल सके लगाया। ये जो भी है नक्षत्र घड़ी और धूप घड़ी, जल घड़ी, सब समय की सूचना दी जाती थी। इससे 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने लगाया था। यही 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज पर चुंबकीय कुतुबनुमा, मतलब दूसरा था कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया गया। इस नए आविष्कार मैंने कि कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र जो था, वही नया आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा भी हुआ। दूसरा प्रमुख आविष्कार था, पहला तो हो गया था चुंबकीय कुतुबनुमा, दूसरा था समय सूचक उपकरण का प्रयोग। अभी देखें फिर 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद जाते हैं। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद दिल्ली में जाते हैं और वहाँ एक मीनार पर अनेक
नक्षत्र घड़ी, एक धूप घड़ी, एक जल घड़ी लगवाते हैं, जिससे समय की सही सूचना दी जाती थी। 13वीं शताब्दी में देखें विज्ञान के क्षेत्र में नया आविष्कार, चमके कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र कहते हैं इसको। आगे है समय सूचक का उपकरण का आविष्कार, दूसरा बार हल था। फिर 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह का समय चल रहा था, उसी समय फिरोजाबाद दिल्ली में स्थापना करते हैं और वो मीनार पर नक्षत्र घड़ी, एक धूप घड़ी और जल घड़ी बनवाते हैं, इससे समय का जानकारी दी जाती थी। ये सब जितना भी देख रहे हैं हम लोग, है ना, सब आधुनिक भारत के ही देख रहे हैं। आधुनिक भारत नहीं जी, मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन देख रहे हैं, ठीक ना। जितना भी देख रहे हैं सब मध्ययुग के भारत में देख रहे हैं, क्योंकि 6ठा क्लास में प्राचीन भारत पढ़ना है और 7वां क्लास में मध्ययुगीन भारत, 8वां क्लास में आधुनिक भारत पढ़ना है। युद्ध क्षेत्र में मध्य युग में देखा गया कि युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों के लिए, है ना, घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए घुड़सवार लोग क्या करते थे, घुड़सवार सैनिक घोड़ा पर चढ़ने के लिए अपनी सुविधा के लिए 2 आविष्कार किए। क्यों? युद्ध में लड़ने के लिए घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार। पहला लोहे की रकबा कहिए या रकब कहिए का आविष्कार हुआ। अब दूसरा लोहे के नाल का आविष्कार हुआ। रकब और नाल का आविष्कार हुआ। रकब का अर्थ होता है घोड़े पर जंप कर बैठने में सुविधा होता था। रकब का प्रयोग होने लगा, जो घोड़ा पर चढ़ना है तो जंप करो और बैठ जाओ। लोहे का नाल जो होता था घोड़े के खुर में लगा जाता था, घोड़े के खुर में लगता था, जिससे घोड़ा, है ना, घोड़ा आराम से चल जाता था, दौड़ पाता था। लोहे के नाल का 2 लाभ था। कितने लाभ? 2 लाभ जो खुर में लगता था से। पहला, खुर में लगने से नाल का 2 लाभ कि नरम जमीन है उस पर भी पैर का अच्छा पकड़ होता था। नरम जमीन है उस पर भी पैर अच्छा पकड़ पड़ता था। और खुरदरा जमीन है, खुरदरे कठोर धरातल पर भी खुर सुरक्षित रहता था। नरम जमीन पर पैर अच्छी पकड़ बनाता था, ठीक ना। जहाँ खुरदरा जमीन होता था, खुरदरे कठोर जमीन या धरातल जमीन, उस पर सुरक्षित रहता था। यही 2 नाल का फायदा था। ये दोनों आविष्कार, लोहा के रकबा जो जम करके बैठना, लोहे के नाल ये वाला, दोनों का आविष्कार का प्रचलन ऐसे 13वीं शताब्दी में होल था। ये दोनों का प्रचलन होल था 9वीं शताब्दी के बाद होल था। पूछेगा लोहे के रकबा और लोहे के नल का प्रचलन कब होल था, तो प्रचलन पूछेगा तो 9वीं शताब्दी के बाद हुआ। और 9वीं शताब्दी के बाद हुआ, इसलिए युद्ध नीति में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला, चेंज हुआ। युद्ध नीति में चेंज हुआ। क्यों? लोग जल्दी जल्दी रकबा पर जंप करके बैठ जाते थे और घोड़ा जहाँ बताहा, चाहे खुरदरा जमीन हो या नरम जमीन है, सभी जगह खाड़ होता था। इसलिए युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन चेंज हुआ। लेकिन 9वीं शताब्दी में तो प्रचलन हुआ, लेकिन व्यापक प्रयोग देखा, बहुत ज़्यादा व्यापक प्रयोग क्या होता है, प्रचलन होता है 9वीं शताब्दी में, लेकिन सबसे व्यापक मैंने बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग, किसका? लोहे का रकबा और लोहे के नाल का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर इसका जब प्रयोग होने लगा तुर्की के आगमन के बाद हुआ, है ना। इसका व्यापक प्रयोग हैगा, बहुत अधिक प्रयोग तो पहले से हो रहा था, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग हो रहा था तुर्की के आगमन के बाद हुआ, है ना। ऐसे प्रयोग तो 9वीं शताब्दी के बाद प्रचलन में आ गया था, लेकिन अधिक प्रयोग होने लगा तुर्की के आगमन के बाद हो था। प्राचीन से ही देखा जा रहा है, प्राचीन समय से ही देखा जा रहा है कि भारत का जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट यहाँ से, कहाँ से? तो पश्चिमी तट से अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी तट के लोग अरब दूसरे देश में जाते थे और दूसरे देश के लोग जैसे अरब प्रायद्वीप के लोग भारत के पश्चिमी तट पर आते थे। और भारत के पश्चिमी तट पर आते थे कौन? अरब प्रायद्वीप। प्राचीन काल से ऐसा हो रहा है कि हमारे देश के दूसरे देश में, दूसरे देश के हमारे देश में आ रहे हैं। तो भारत के ऐसे ही कुछ एक देश है अरब प्रायद्वीप के लोग भारत के पश्चिमी तट पर आते हैं और यहाँ आ करके एक सिंध जगह है। कौन सा जगह है? सिंध जगह है। यहीं पर अरबों ने कहा कि इस सिंधे पर, कौन सा एरिया है? सिंध है। सिंधे पर कब्जा कर लेते हैं कौन? अरब लोग। 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा किए थे अरब लोगों ने। कब सिंध पर कब किया था? 712 ईस्वी में शासन करते हैं और यहीं अरब लोग आते हैं, सिंध पर कब्जा करते हैं। कब्जा करके इस्लाम धर्म का स्थापना करते हैं। इस्लाम धर्म, भारत में नया धर्म की स्थापना करते हैं। हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म का आगमन कब होता है? इस्लाम धर्म का आगमन अरब के आने से होता है। अगर अरब नहीं आते तो इस्लाम धर्म भी नहीं आते। इसलिए इस्लाम धर्म क्या है? भारत में एक नया धर्म का आगमन हो जाता है। किसके साथ? अरब देश के, अरब प्रायद्वीप से अरब को आने से हुआ, है ना। सिंध पर आते हैं। पूछे इस्लाम धर्म का स्थापना या इस्लाम धर्म का आगमन भारत में नया धर्म है कि नहीं है? कौन किया था? अरबों के द्वारा होता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म अरबों के द्वारा हुआ। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? इस्लाम धर्म में जाते हैं लोग ना, तो यही मानते हैं, इस्लाम धर्म में जाते हैं कि एक ही ईश्वर है। क्या एगो ईश्वर है? एगो ईश्वर है। वो ईश्वर का नाम क्या है? अल्लाह नाम। अल्लाह जो है इस्लाम धर्म में ही एक ईश्वर माना जाता है, उस ईश्वर का नाम है अल्लाह। इस्लाम धर्म
में एक ईश्वर कौन है? एक ईश्वर, उस ईश्वर का नाम हो गया अल्लाह। कौन है? अल्लाह। अल्लाह का पैगामी, अल्लाह का पैगामी कौन होता था? पैगामी मतलब होता है संदेश लाने वाला पैगंबर। जो संदेश लाने वाला जो पैगंबर होता था उस पैगंबर को बोला जाता पैगामी। किसका संदेश लाता था? अल्लाह के। इस अल्लाह का जब संदेश लाता था उस संदेश कौन था? हजरत मोहम्मद थे। पूछे अल्लाह का पैगामी या संदेश लाने वाला व्यक्ति का नाम बताओ। पैगंबर माने व्यक्ति, हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद, तो सवाल उठेगा यहाँ से, हजरत मोहम्मद कौन थे? अल्लाह के संदेश लाने वाला पैगंबर थे मोहम्मद, हजरत मोहम्मद थे। अल्लाह कौन था? इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर मानते थे। इस्लाम धर्म के लोग क्या मानते थे? एक ही ईश्वर। वो ईश्वर कौन है? अल्लाह थे। अल्लाह का संदेश लाते थे हजरत मोहम्मद थे, जिसको पैगामी कहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी जितना था ना, अनुयायी जितना सब मुसलमान थे। अब मुसलमान होने का कारण है ना, एक ही ईश्वर अल्लाह को मानते थे। वो अल्लाह का संदेश देने वाला थे हजरत मोहम्मद थे। यही हजरत मोहम्मद थे जो अल्लाह को संदेश पहुंचाते थे। इस्लाम धर्म के एक ही ईश्वर अल्लाह थे, लेकिन इस्लाम धर्म के अनुयायी कौन थे? अनुयायी मुसलमान थे। मुसलमान लोग कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शन मानते थे। पूछेगा मुसलमान लोग किसको अपना धर्म ग्रंथ मानते थे? तो ईश्वर के बारे में कहेगा तो अल्लाह थे। धर्म ग्रंथ के बारे में कहेगा तो मुसलमान लोग ग्रंथ का नाम था कुरान शरीफ। कुरान शरीफ था। कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते थे। कुरान शरीफ को धर्म ग्रंथ भी मानते थे और पथ प्रदर्शक भी मानते थे। कौन? मुसलमान लोग। किसको? तो कुरान शरीफ को मानते थे। वही अरब जो इस्लाम धर्म का आगमन किया था, वही अरब के लोग रीति रिवाज, पहनावा, पकवान भी अपने साथ लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? रीति रिवाज। ये लोग क्या किया? अपने साथ रीति रिवाज भी भात लेकर आए, पकवान भी लेकर आए, पहनावा भी लेकर आए। क्या पहनते थे से वही रीति रिवाज, पहनावा, पकवान लेकर आते थे। कुछ प्रमुख पकवान का नाम है जैसे पुलाव। कुछ प्रमुख पकवान का नाम है पुलाव, बिरयानी। बिरयानी जो आज हम लोग खाते हैं ये हम लोग अरब के ही देन है कि आज खा रहे हैं, अरब लोगों के द्वारा। कोरमा है। फिरनी, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी, ऐसा अरब के पकवान है तो भात में लेकर आए थे। अरब का प्रभाव कहाँ पड़ा? भारत के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्र तक सीमित रहा। भारत का सीमावर्ती मतलब भारत का जहाँ जहाँ सीमा है लगल वहीं तक, और तटीय क्षेत्र तक सीमित रहा। भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र और तटीय क्षेत्र तक सीमित रहा अरब का एरिया रहा। यही कालांतर में मैंने इनको आला के बाद में कहा जाता है कालांतर में तुर्क आते हैं, अफगान आते हैं, ईरान आते हैं, मुगल भी आते हैं। तुर्क, अफगान, ईरान, मुगल भी आ जाते हैं। भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में अब जहीं भारत में प्रवेश करते हैं तुर्क, अफगान, ईरानी, मुगल जहीं भारत में प्रवेश करते हैं, इसलिए भारत में अस्थायी राज्य की स्थापना हो जाता है। अस्थायी राज्य कहने का मतलब अब राज्य में बंटना शुरू हो जाता है। पहले बात राज्य में अरब कहने से राज्य में बटा नहीं था। ये कहने का मतलब हुआ ना, तुर्की, अफगान, ईरानी, मुगल जब भारत में आए तो कौन है? तुर्की, अफगान, ईरानी, मुगल भारत में आए तो भारत में अस्थायी राज्य की स्थापना किया। भारत में अस्थायी राज्य की स्थापना के साथ साथ समाज, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन में भी प्रभाव डाला। समाज में तो डलबे किया, संस्कृति में तो डलबे किया, समाज, संस्कृति, बौद्धिक जीवन में, साथ में बौद्धिक जीवन प्रभाव पड़ा और दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। बौद्धिक जीवन दूरगामी के साथ साथ भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा में भी प्रभाव पड़ा। ठीक ना, रहन सहन में भी, रीति रिवाज में भी, खान पान में भी एक मिली जुली परंपरा का भी विकास हो गया। इसको कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती। पूछेगा एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ, उसका नाम है, क्या नाम है? गंगा जमुना संस्कृति। किसका ने हुआ? तुर्क, अफगान, ईरानी, मुगल का ने हुआ। हालांकि रीति रिवाज है ना, रीति रिवाज, रहन पहनावा, पकवान ये अरब भी अपने साथ लाए थे, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। रीति रिवाज, पहनावा, पकवान है ना, लोग अरब भी लाए थे, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है ना। पकवान में पुलाव था, बिरयानी थी, कोरमा था, फिरनी था। लेकिन कालांतर में मन आज के समय बाद में है ना, अरब के बाद जो आए थे तुर्क, अफगान, ईरानी, मुगल भारत में प्रवेश करते हैं, इसलिए अस्थायी राज्य की स्थापना करते हैं भारत में। और फिर वही तुर्क अफगान समाज, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बौद्धिक जीवन दूरगामी प्रभाव पड़ा। और उसके साथ भाषा में भी, रहन सहन, रीति रिवाज हालांकि अरबों द्वारा भी लाया गया था। एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ जिसको गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। कौन लाया था? तुर्क, अफगान, ईरानी, मुगल। देखिए सिंध के एरिया, देखिए सिंध यहाँ है, गुजरात के आसपास, जो अरबों ने सबसे पहले यहीं आया था और इस्लाम धर्म का नया धर्म बना लिया था अरबों ने यहीं पर, सिंध पर।
सैयद सुलेमान नदवी। सैयद प्रसिद्ध विद्वान था। क्या विद्वान था? सैयद सुलेमान नदवी कौन था? विद्वान। विद्वान जो था ये भारत आकर बस गया। अब भारत आकर बस करके अरब के कवि का नाम था अबू असे अरब असे अबू जिला सिंधी। अबू जिला सिंधी को अरबी गीत के द्वारा प्रशंसा करता है, एग्जाम्पल देता है। अरब के था अबू जिला सिंधी, इसलिए अरबी भाषा में अरबी गीत में एग्जाम्पल दिया है ना, उदाहरण दिया। और इस अरबी गीत में भारत की प्रशंसा भी किया। कौन? सैयद सुलेमान नदवी। किसको उदाहरण दिया? अरब के कवि को दिया। कौन अरब कवि था? अबू जिला सिंधी को दिया, अरबी कवि था। कौन सा क्या किया? अरबी गीत के द्वारा दिया। इसमें अरबी गीत में किसको उदाहरण दिया? अबू जिला सिंधी को। और क्या बताया? भारत की प्रशंसा बताया। कौन किया ऐसा काम? सैयद सुलेमान नदवी, जो विद्वान था, यही किया। अभी हम लोग मध्य युग में ही पढ़े हम लोग, ठीक ना। मध्य युग में काल ही चल रहा, अभी मध्य युगीन काल चल रहा है। पीछे भी देखा, यहाँ कह रहा है स्थानीय मध्य युग काल में देखा जाए स्थानीय धर्म में बदलाव हुआ। हिंदू धर्म, स्थानीय धर्म का मतलब हिंदू धर्म में बदलाव हुआ। जैसे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण देवता। हिंदू धर्म के लोग उस समय जो थे ना, मध्य युग काल में शिव को पूजा करते थे। मध्य युग काल में शिव की पूजा विष्णु, राम, कृष्ण को मानते थे, देवता को। तांत्रिक विचारधारा मध्य युग काल में विकास हुआ। तांत्रिक विचारधारा भी हुआ। शैव मत शाखा उभर का पूछेगा। तांत्रिक विचारधारा में कौन सा शाखा उभरा? तांत्रिक विचारधारा में पूछेगा तो शैव मत शाखा उभरा। शैव मत शाखा उभरा, इसमें क्या होता था? शैव मत शाखा क्या है? तांत्रिक विचारधारा है। तंत्र मंत्र से मैंने इलाज होता था। शैव मत शाखा क्या है? शैव मत शाखा तो तंत्र मंत्र से इलाज करने वालों को तांत्रिक शैव मत धारा शाखा कहते हैं। शैव मत में क्या होता था ना कि कपाल होता था। कपाल में खोपड़ी है ना, जितना शैव मत शाखा होता था सबके सब कपाल खोपड़ी धारण करते थे। कपाल खोपड़ी में भोजन ग्रहण करते थे। भोजन ग्रहण। गुप्त काल भी मध्य युग काल में आता है, तो गुप्त काल वैष्णव संप्रदाय। अब चलते गुप्त काल। गुप्त काल में समय देखा गया, ये भी मध्य युग काल में आता है। गुप्त काल का समय देखा गया तो वैष्णव संप्रदाय पूरे भारत में फैल गया था। पूरे भारत में फैल गया था वैष्णव संप्रदाय। सोच लीजिए किस समय? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में पूरे भारत में वैष्णव संप्रदाय फैल गया था। वैष्णव संप्रदाय जब पूरे भारत में फैल गया तो वैष्णव संप्रदाय प्रिय हो गया। कैसे प्रिय हो गया? क्योंकि पूरे भारत में फैल गया, इसलिए लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय होने का कारण है कि लौकिक देवताओं को उपासना के कारण हुआ। पूछेगा वैष्णव संप्रदाय पूरे भारत में फैला तो हाँ, प्रिय हुआ तो हाँ। क्यों प्रिय हुआ? तो उपासना करते थे किस देवता के? लौकिक देवताओं को उपासना के कारण पूरे भारत में फैल गया और लोकप्रिय हो गया। लौकिक देवता की उपासना करते थे नहीं लोग, वैष्णव संप्रदाय के लोग क्या करते थे? लौकिक देवताओं की उपासना के कारण ही पूरे भारत में फैल गया। लौकिक देवताओं में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी तो है लौकिक देवता में कृष्ण की लीला, रासलीला कहिए, बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय फैला कि नहीं? था हाँ, पूरे भारत में फैल गया। उस समय किसके कारण वैष्णव संप्रदाय प्रचलित हुआ? लौकिक देवताओं को उपासना करते थे, इसलिए उपासना कारण प्रचलित होगा वैष्णव संप्रदाय। लौकिक देवता में कौन सा देवता को उपासना करते थे? कृष्ण लीला के करते थे। वो गुप्त काल में ही देखा गया मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। मातृ देवी मतलब माटी के देवी की उपासना करते थे, पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी गुप्त काल में। मातृ देवी में मातृ देवी मतलब माता देवी जी, पुरुष नहीं महिला वाला, वही मातृ देवी को उपासना ज़्यादा करते थे, पुरुष के नहीं। जैसे मातृ देवी माता थे महिला में पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, ये सब महिला है। इसी का अनेक रूप उपासना प्रचलित हो चुका था, है ना। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली का इसी का अनेक रूप है। ये सभी को उपासना करते थे मातृ देवी का। गुप्त काल में हुआ, इसलिए जब उपासना करते थे इस उपासना में 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र का विकास भी हो गया। बहुत अधिक विकास हुआ, भव्य प्रदर्शन हुआ 7वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत के 14 शासक जो थे, दक्षिणी भारत के 14 शासक अपने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं। मध्य युग काल में मंदिर का निर्माण और ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित वृद्धि होने लगा, मंदिर के निर्माण में रुचि बढ़ने लगा, है ना। मध्य युग काल में मंदिर निर्माण की रुचि बढ़ने लगा, रुचि निर्माण में बढ़ने लगा। इसलिए दक्षिण भारत के 14 शासक थे, जो दक्षिण भारत के 14 शासक थे, यहाँ दक्षिण भारत में 14 शासक आगे रहते थे। यहाँ पर अपने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते थे। पूरा भव्य मंदिर, बहुत ज़्यादा मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर बनाने शुरू कर दिए 14 शासक दक्षिण भारत में। रैदास, गुरु नानक और रामानंद। कबीर, रैदास,
नानक जी, गुरु नानक और रामानंद, ये दोनों भक्ति अवधारणा के विचारधारा थे मध्य युग में। मध्य युग की बात चलता है इसमें 7वीं क्लास के। तो भक्ति अवधारणा विचारधारा के आदमी थे ये कबीर, रविदास, गुरु नानक, रामानंद। ये प्रसिद्ध संत कवि थे, प्रसिद्ध संत कवि थे। संत कवि कहा जाता है इनको, कबीर, रविदास, गुरु नानक, रामानंद को। इन लोगों ने बात को समझाया। क्या बात को समझाया? कि समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्मकांड, कोई कर्मकांड ना भी करेगा ना, मैंने कर्मकांड का मतलब यहाँ यह हुआ बाह्य दिखावा। तो बाह्य दिखावा ना भी करेगा कि हम अमीर है गरीब हैं, तो बिना बाह्य दिखावा के यानी कि कर्मकांड के प्रेम, भाईचारा, भक्ति, प्रेम करो, भाईचारा करो और भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। प्रेम के द्वारा, भाईचारा के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान के करीब हम लोग पहुंच सकते हैं। यही बात बोलते हैं कबीर, रविदास, गुरु नानक, रामानंद। भक्ति विचारधारा थी इनको, मध्य युग में संत कवि थे। इन लोगों ने प्रयास समझाया कि बिना प्रेम करो, भाईचारा करो, भक्ति के द्वारा भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। मुसलमान संत, जितना मुसलमान संत होते थे सब के सब सूफी संत कहलाया। जहाँ सूफी संत कहलाया तो समझिए कि सूफी लगे तो मुसलमान संत होंगे। मुसलमान संत इस बात पर जोर देते थे, हिंदू वाला संत होते थे तो बोले कि प्रेम भाईचारा और प्रेम भाईचारा भक्ति, प्रेम भाईचारा भक्ति के द्वारा भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। लेकिन मुसलमान संत होते थे उनको सूफी संत कहा जाता है। सूफी संतों ने इस बात पर जोर दिया, सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करो, अल्लाह को प्रेम करो और धन दौलत और पद त्याग दो, और त्याग करके गरीब लाचारों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। ये बोलते हैं सूफी संत लोग, इस बात पर जोर दिए कि सच्चा दिल से अगर तू अल्लाह को प्रेम करो ना और धन दौलत और पद त्याग दो, यही तुम्हारा, और धन दौलत से प्रेम न करो और कोई चीज पद है उसको त्याग दो, और त्याग करके गरीब लोग लाचार लोग की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो बढ़िया इन्हीं लोग के नारा सूफी संत के। दरिया साहब बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवि थे, हिंदी भक्त कवि थे दरिया साहब बिहार के। इनका जन्म हल था शाहाबाद जिला में, जन्म शाहाबाद जिला में हल था, मुसलमान परिवार में हल था दरिया साहब का जन्म, जो मुसलमान थे लेकिन हिंदी भक्त कवि थे, शाहाबाद जिला में। देखिए सूफी संत बोलबे के बात पर जोर दिया, सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करो, धन दौलत पद त्याग करके गरीब लाचारों की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। और सूफी संत में सबसे प्रमुख सूफी संत का नाम बताओ। सबसे प्रमुख सूफी संत अपॉइंटेड है हजरत सरफुद्दीन अहमद थे। हजरत सरफुद्दीन अहमद थे, जो मनेर पटना जिला में पड़ता है। मनेर के रहने वाले थे, पटना जिला में इनका जन्म था, प्रसिद्ध थे यहाँ के। मध्य युग काल में राजपूतों कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में। राजपूतों भारतीय इतिहास में नए शक्ति के साथ पदार्पण होते हैं, और जितना राजपूत है सब भारत में आते हैं, भारतीय इतिहास में नए शक्ति के साथ आते हैं। राजपूत में आते हैं तो राजपूत में जितना थे सब राजा सामंत तो अबे करते थे, बल्कि राजपूत में राजा भी आते थे, सामंत भी आते थे। जब राजा सामंत आते थे तो सेनापति भी आते थे और सैनिक भी आते थे। सहस्त्र सेनापति, सहस्त्र सैनिक सभी आते थे, राजा सामंत सेनापति सैनिक सब आते थे राजपूत में। एक अन्य समुदाय था, राजपूत तो ये था, राजपूत के साथ एक और समुदाय था, उस समुदाय का नाम था कवि चारण, कवि और चारण था। कवि चारण जो था ना, राजा के पराक्रम, वही राजा जो राजपूत में आते थे, वही राजा के पराक्रम यानी कि राजपूतों का पराक्रम, दयालुता, विजय गाथा का गुणगान करता था। इन लोग क्या करते थे, राजा के चमचा थे। इन लोग कवि और चारण जो थे समुदाय के जातीय है, ये राजा के पराक्रम के बारे में बताते थे, है ना। देखो पराक्रम तुम्हारा ऐसे रहेगा, दयालुता के बारे में बताते थे कि राजा के पराक्रम इस प्रकार है, राजा का दयालुता इस प्रकार है, अब विजय गाथा इस प्रकार है। इस सभी के पराक्रम, दयालुता, विजय गाथा का गुणगान करते थे। कौन? एक अन्य समुदाय थे, कवि और चारण करते थे। राजा के दरबार में मध्य युग काल में देखा जाए, राजा के दरबार में कायस्थ जाति का प्रकाशन था। पूछे कायस्थ जाति का प्रकाशन राजा के मध्य युग में हल था। कायस्थ जाति का प्रकाशन हल था राजा के दरबार में। कायस्थ जो होता था कायस्थ, लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली जाति थी। पूछेगा लिखने पढ़ने वाला कायस्थ जाति का नाम बताओ, तो कायस्थ जाति था। क्या करते थे? लिखना पढ़ना जानते थे। कहाँ प्रकाशन हल था? तो राजाओं के दरबार में होता था। अपने ही में राजा के दरबार में कायस्थ जाति का प्रकाशन कर लिया। इसी काल का मतलब मध्य युग काल में जो हो रहा है उसी बात हो रहा है। इसी काल में राजाओं ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। सही बात है। राजपूत कौन थे, कहाँ से आए हैं, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है, इतिहासों का एक मत आज तक भी नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। कहने का मतलब हुआ राजा के अंतर्गत राजपूत है। राजपूत शब्द जहाँ लग गया
इस राजपूत शब्द के में केवल राजा ही नहीं, सामंत ही नहीं, बिल्कुल राजा भी आते थे, सामंत भी आते थे, और 100 से सामंत और 100 से सेनापति, 100 से सैनिक भी आते थे। एक अन्य समुदाय कवि और चारण था। एक अन्य समुदाय का नाम था कवि और चारण। इन लोग राजाओं के पराक्रम, उनके दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करते थे। इस काल में जन्म लेने वाली अनेक जाति सामाजिक क्षेत्र में अभी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाले क्या जाति थे? राजाओं के दरबार में पढ़ने लिखने वाले थे। इसी काल में प्रकाशन हुआ, यानी कि मध्य युग में प्रकाशन हुआ। इसके अलावा सिख, जाट आदि भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रिपीट मार लेते हैं। मध्य युग में राजपूतों तो अब कि कहाँ से क्यों है, राजपूत शब्द लग गया तो समझ उसमें राजा भी आते थे, सामंत भी होते थे, सेनापति, सैनिक। अन्य समुदाय जो थे कवि और चारण, इन दोनों कवि चारण राजा के पराक्रम को, दयालुता को, विजय गाथा को गुण गाते थे। इन लोग कवि चारण लोग राजाओं के दरबार में कायस्थ जाति आते थे। कायस्थ जाति का राजा के दरबार में प्रकाशन हुआ, जो लिखने पढ़ने का काम करते थे, कायस्थ जाति कहलाते थे। अब चलते हैं बिहार में। बिहार में प्रमुख जनजाति, बिहार में बहुत सारा जनजाति हुए, उसमें से प्रमुख जनजाति का नाम था, प्रमुख जनजाति का समूह हुआ चेरो राजवंश जनजाति का ही समूह है। किसका जनजाति समूह है? चेरो राजवंश। ऐसे तो बहुत सारा जनजाति समूह बना, वो काम से प्रमुख पूछेगा तो प्रमुख जनजाति समूह चेरो राजवंश था। चेरो राजवंश है ना, शाहाबाद, सारण जिला, चंपारण जिला, मुजफ्फरपुर, पलामू, ये सभी जगह 300 वर्षों तक शक्तिशाली राज्य का स्थापना किया और शासन भी किया इस पर। चेरो राजवंश 300 वर्ष तक कहाँ कहाँ? शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। शाहाबाद, सारण, ऐसे याद करो, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, सारण, चंपारण, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। चेरो राजवंश यहाँ 300 वर्षों तक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके शासन किया। चैनपुर भी देखा जाए शाहाबाद जिला में पड़ता है। वही शाहाबाद जहाँ चेरो राजवंश ने शासन किया 300 वर्षों तक, वही शाहाबाद में चैनपुर आता है। चैनपुर शाहाबाद जिला में आता है। इस चैनपुर पर चेरो राजवंश के ही एक आदमी का नाम था बाघमल। बाघमल ने, यही चेरो राजवंश का आदमी था बाघमल ने क्या किया है ना, चेरो राजवंश का आता है, चेरो राजवंश के है ना सरदार था, चेरो सरदार था। ये जाता है चैनपुर में, शाहाबाद जिला में जाता है, चैनपुर को खोता है, यहीं है ना कब्जा कर लेता चैनपुर को। क्या कर लेता है वही पूछ रहा है। चैनपुर शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक सरदार, चेरो सरदार ने कब्जा कर लिया। चेरो सरदार का नाम था बाघमल। चैनपुर पर कब्जा करता है और बाघमल के 2 बेटा थे। एक चंडेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ, दूसरा मुंड था, मुंड बेटा। पूछे बाघमल के बेटा 2 कौन? चांद और से चंडेश्वरी मंदिर बना, और दूसरा बेटा का नाम था मुंड से मुंडेश्वरी मंदिर का लोक कथाओं से जुड़ा है लोग। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक स्रोत है क्या? ऐतिहासिक स्रोत एक सीधा सीधी बात सोची है। स्रोत में कोई वस्तु होगा, लिखा पढ़ी है ना, ऐतिहासिक इतिहास के बारे में। स्रोत का मतलब जैसे लिखित रचना भी हो सकता है, पांडुलिपि भी हो सकता है। लिखित रचना को ही पांडुलिपि कहा जाता है, दोनों से कोई। अभिलेख, सिक्का भी होता है। अभिलेख से भी पता चलता है पुरानी चीज के इतिहास की जानकारी लेना है तो पुरानी चीज को सिक्का से भी जानकारी हो सकता है। भगवाना अवशेष से भी पता चलता है। ये सब चीज ऐसा चीज हुआ, इसका अर्थ हुआ यही स्रोत का कि इतिहासकार अतीत की घटना मतलब पुराने घटना को जानकारी के अध्ययन करने के लिए जिस काम का प्रयोग करते हैं, जिस चीज के, जिस पदार्थ के, जिस वस्तु का यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास लोग लिखित रचना, पांडुलिपि का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक स्रोत हो गया। अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, भग्नावशेष हो गया। मध्य युग में लिखी गई पांडुलिपि, पांडुलिपि भी है जो ऐतिहासिक स्रोत है। प्रशासन संबंधी प्रपत्र भी है, प्रपत्र लिखी गई पांडुलिपि और प्रशासन संबंधी प्रपत्र, ये सभी का है। पांडुलिपि और प्रपत्र कहाँ है? तो पांडुलिपि और प्रपत्र आपको अभिलेखागार में देखने को मिलेगा और पुस्तकालय में देखने को मिलता है। आज भी सुरक्षित है, भारत सरकार द्वारा सुरक्षित है, अभिलेखागार और पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऐतिहासिक अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक कार अतीत के घटनाओं को अध्ययन करता है, और इस काम में जो अतीत के बारे में जानने के लिए अध्ययन करता है, उसी काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। जो साधन का प्रयोग करते हैं, सभी साधन क्या है? वो स्रोत हो गया। चाहे वो स्रोत में लिखित रचना भी हो सकता है या पांडुलिपि भी हो सकता है, अभिलेख भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है, भग्नावशेष भी हो सकता है। भग्नावशेष चित्र है, चित्र भी सभी प्रदर्शन कर सकता है, चित्र भी हो सकता है।
देख लेना। ऐतिहासिक स्रोत का हो गया, लिखित रचना, पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्का, भग्नावशेष, चित्र भी हो सकता है। आज भी पांडुलिपि और प्रशासन संबंधी प्रपत्र सुरक्षित है, अभिलेखागार में, पुस्तकालय में सुरक्षित है। पेज नंबर देखिएगा बीटीपीसी में अभिलेखागार के बारे में क्या है घटना है। अभिलेखागार का मतलब होता है, क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। जहाँ दस्तावेज को संग्रहित किया जाता है या पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। दस्तावेज को संग्रहित करो या पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है, उसी कहते हैं अभिलेखागार। यानी कि मतलब हुआ अभिलेखागार में क्या हो गया, दस्तावेज भी और दस्तावेज में प्रपत्र और पांडुलिपि भी दोनों कहाँ है, पांडुलिपि और दस्तावेज में प्रपत्र अभिलेखागार में, पुस्तकालय में सुरक्षित है। अभिलेखागार दस्तावेज पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। आज भी राष्ट्रीय और राज्य सरकार है ना, केंद्र सरकार का राष्ट्रीय कहते हैं, राज्य सरकारों को अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपना तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। मध्य युग काल में लिखी गई पांडुलिपि, प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेख का पुस्तकालय में सुरक्षित ये है। अब मध्य युग काल में जानकारी मिलता है अभिलेख से जानकारी मिलता है। मध्ययुगीन काल में है ना, हम लोग को जानकारी मिलता है पूरे पुरानी चीज़ का अभिलेख से जानकारी पता चलता है, पुरानी चीज़ का इतिहास के बारे में। वो अभिलेख कौन कौन हो सकता है? अभिलेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ चीज़, चट्टान पर लिखा हुआ चीज़, ताम्र पत्र पर लिखा हुआ चीज़। चाहे वो पत्थर पर भी लिखा हो सकता है या चट्टान पर भी हो सकता है, लिखा हो सकता है, ताम्र पत्र पर भी लिख सकता है, ठीक ना, ताम्र पत्र पर भी लिखा जा सकता है, वही अभिलेख है। इसी से जानकारी मिलता है। मध्य युग में हम लोग को जानकारी लेना है इतिहास के बारे में। तो मध्ययुगीन काल में पांडुलिपि सबसे महत्वपूर्ण था। अभिलेख तो ये था, अभिलेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तब पांडुलिपि था। पांडुलिपि सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हाथ से हुआ लिखा होता था। पांडुलिपि हाथ से लिपि था। ताड़पत्र पर लिखा हुआ चीज़ को पांडुलिपि बोला जाता था, या भोजपत्र पर लिखा हुआ चीज़ को पांडुलिपि बोला जाता है। अभिलेख जो होता था पत्थर पर, चट्टान पर, ताम्रपत्र पर जो लिखा मिलता था उसे अभिलेख कहते थे। जो ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर जो लिखा हुआ मिलता था उसे पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि जो था अनेक भाषा में लिखा होता था, अनेक भाषा में, जिसको आज भी हम लोग एक आध दो भाषा को हम लोग प्रयोग करते हैं। फरमान, अभिलेख पांडुलिपि से जानकारी मिल गया। अब चलते फरमान जो होता था राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र होता था। ये राजा जो आदेश देता था, वो आदेश के साथ जो पत्र देता था वही आदेश एक तरह से कही फरमान का एक आदेश है। कैसे आदेश देता था सुनो। राजा जो होता था, राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र जो होता था, दिया जाता था, उसी को फरमान कहते थे। फरमान के अंतर्गत भूमि अनुदान से संबंधित है। किससे? भूमि अनुदान से संबंधित है। जिसको दे दिया उसको भूमि हो गया, वही फरमान हो गया। जो आदेश पत्र पर लिखा होता था भूमि अनुदान, वही फरमान हो गया। प्रस्तुत फरमान में एक जगह फरमान प्रस्तुत किया था, कहाँ? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के समय होल था। फरमान जो है राजा द्वारा दिया जाता था, किस काल से संबंधित है? औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। जो आदेश पत्र दिया जाता था औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है फरमान। एक तो दिया गया था शेख फैजुल्लाह व्यक्ति को दिया गया था। शेख फैजुल्लाह व्यक्ति को दिया था, औरंगजेब के समय दिया गया था। इसमें आदेश दिया गया था, ये बात है ना, शेख फैजुल्लाह व्यक्ति को दिया था फरमान। अब फरमान जो आदेश पत्र था, इस आदेश पत्र में या इस प्रस्तुत फरमान में, आदेश पत्र में यह बात लिखा गया था कि जितना भी कृषि जोग्य भूमि है या जितना भी अन्य भूमि है, क्या चाहे खेती वाला भूमि हो या अन्य भूमि हो या राजस्व भूमि हो, अन्य उत्पाद हो, सब के सब शेख फैजुल्लाह व्यक्ति को ही नियंत्रित कर, इस पर हक रहेगा, इसका नियंत्रण होगा। फरमान जो होता था, फरमान से जागीरों का आनुवंशिक बनने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जितना जागीर था सबका आनुवंशिक बनने का साक्ष्य प्राप्त हो गया कि जो शेख फैजुल्लाह व्यक्ति को मिला कृषि जोग्य भूमि, अन्य भूमि, राजस्व भूमि, अन्य उत्पाद, सभी का हक रहा, सभी पर शेख फैजुल्लाह व्यक्ति को आगे इसी व्यक्ति का आनुवंशिक लड़का लड़की आगे इसी पर हक रहेगा। वही का फरमान के द्वारा जागीरों को आनुवंशिक बनने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगर बाप अगर शेख फैजुल्लाह का व्यक्ति का हक है इस पर, तो उसके बेटा बेटी का भी हक रहेगा इसी पर। इसी को कहा जाता है जागीरों का आनुवंशिक साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? फरमान के द्वारा। इस काल में मैंने मध्ययुगीन काल में अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेख से मिलता है। अभिलेख अभी देखें है ना, अनेक जानकारी की घटना हम लोग देखना अभिलेख। वो अभिलेख प्राय पत्थर से, चट्टान और ताम्रपत्र पर लिखे गए थे। अभिलेख कहाँ लिखा गया था? पत्थर पर, चट्टान पर, ताम्रपत्र पर लिखे गए थे। मंदिर मस्जिद में भी अभिलेख मिलता है आज भी। फरमान जो होता था, जगह पांडुलिपि अनेक भाषा में लिखा गया था, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। फरमान जो होता था, फरमान देखिए महत्वपूर्ण है। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र था। इसी आदेश पत्र को फरमान कहा गया, जो राजा द्वारा निर्गत होता था। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित है। कुछ जगह फरमान जो होता था या आदेश पत्र जो होता था भूमि अनुदान से संबंधित था। किससे? भूमि अनुदान से। प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है।
एगो फरमान प्रस्तुत होता औरंगजेब के समय होता। इसमें क्या होता ये औरंगजेब ने शेख फैजुल्ला नामक व्यक्ति को प्रदान किया था। पूछेगा औरंगजेब के समय जब फरमान जारी होता है या आदेश पत्र जारी होता है किसको प्रदान किया गया था? शेख फैजुल्ला नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। इस आदेश पत्र में स्पष्ट आदेश दिया गया था क्या कि उस क्षेत्र के समस्त जहाँ फैजुल्ला रहता है उस क्षेत्र के समस्त किसी जो भूमि हो अन्य भूमि हो उसे प्राप्त राजस्व या अन्य उत्पाद पर शेख फैजुल्ला के जितना है शेख फैजुल्ला के कुल वंश का नियंत्रण रहेगा। कुल वंश का नियंत्रण रहेगा। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकारी होगा। यही उत्तराधिकारी हो गया तो अनुवांशिकी हो गया। यही ने कह रहा फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र था। भूमि अनुदान से संबंधित था। प्रस्तुत फरमान औरंगजेब के समय संबंधित है। इसमें बात बोला गया था पहला प्रस्तुत फरमान जो दिया गया था शेख फैजुल्ला व्यक्ति को दिया गया था है ना। शेख फैजुल्ला नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। इस फरमान में बात बोला गया था कि शेख फैजुल्ला व्यक्ति के जो कुल वंश है ना इसका उत्तराधिकारी जो भी होगा सब कृषि जो भूमि अन्य भूमि राजस्व अनुपात पर नियंत्रण करके रख रहेगा। अगर फैजुल्ला वंश के कुल व्यक्ति मर गया तो उसका अनुवांशिकी बनेगा मैंने बेटा बेटी है ना कृषि पर हक जमा कर रखेगा। यही जागीरों का अनुवांशिकी बनने का साक्ष्य प्राप्त हुआ किसके द्वारा? फरमान द्वारा। देखिए अभिलेख है। अभिलेख जो होता था पत्थर पर चट्टान पर और ताम्रपत्र पर लिखा गया था। यही अभिलेख किस किस चीज़ पर? पत्थर किस किस चीज़ पर? पत्थर चट्टान ताम्रपत्र पर लिखे गए थे अभिलेख। फरमान है। फरमान जो देखिए जो औरंगजेब के समय से पहला तो लागू था तो समझिए कि ये आदेश पत्र है। राजा द्वारा लागू होता था। आदेश पत्र को बोला जाता था। यही आदेश पत्र है तो समझिए कि फरमान है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। ये जो है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस चीज़ की जानकारी देता है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानना है तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी चलिए पटना में है। इसमें अरबी भाषा में फारसी भाषा में लिखा गया है। कौन भाषा में? अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है। भाषा में लिखा गया ज्ञान विज्ञान संबंधी पुस्तक है। कैसा है? ज्ञान विज्ञान पुस्तक है। देखिए लघु चित्र जिसको कहते हैं मिनिएचर। लघु चित्र का मतलब होता है मिनिएचर। मध्यकाल में पुस्तक जो होता था बहुत पुस्तक पर छोटा छोटा चित्र होता था और पूरे पन्ना पर होता था चित्र। अब पूरे पन्ना पर छोटे छोटे जो चित्र होता था एक सजे के रूप में होता था। सजावट रूप में ना सजा कर चित्र बनाया जाता था। इसी को बोला जाता है लघु चित्र। लघु मैंने छोटा और चित्र छोटे छोटे चित्र को बोला गया है लघु चित्र जिसको बोलते हैं मिनिएचर। जहाँ मिनिएचर का नाम आएगा वहाँ समझना कि लघु चित्र है। लघु चित्र मुगल दरबार और उत्तर भारत दक्षिण भारत, उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत, उत्तर और दक्षिण भारत के राजपूतों के दरबार में प्रमुख स्थान मिलता है। पूछेगा लघु चित्र का स्थान कहाँ मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण लघु चित्र या मिनिएचर कहते हैं। मिनिएचर मुगल दरबार में इसको प्रमुख स्थान मिलता है। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो राजपूत है इसके दरबार में भी प्रमुख स्थान मिलता है लघु चित्र या मिनिएचर को। यह जो है लघु चित्र मिनिएचर जो छोटा छोटा चित्र जो बना है इसमें शाही दरबार का चित्र, शिकार का चित्र, लड़ाई के मैदान का चित्र होता है। क्या क्या चीज़ के चित्र इसमें है? शाही दरबार का चित्र है, शिकार का चित्र है, लड़ाई के मैदान का चित्र इसमें आता है। लघु चित्र देखिए लघु चित्र का नमूना यही है। इसमें शिकार का, शाही दरबार का और मैदान में जो लड़ाई का चित्र होता था उसका चित्र बनाएगा। इसमें लघु चित्र को बोला जाता है मिनिएचर। जो मुगल दरबार और उत्तर भारत दक्षिण भारत में इसका प्रमुख स्थान मिला है। मुगल भारत में भी लिखा गया है। उस समय कोई पुस्तक सचित्र नहीं थे है ना। अक्सर चित्र किताब के पर पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्र के रूप में सजे होते थे। इन चित्रों को इन लघु चित्र कहते थे। लघु चित्र को मिनिएचर कहते हैं। जो दक्षिण यहाँ का मुगल दरबार, लघु चित्र को मुगल दरबार है उत्तर भारत दक्षिण भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत के राजपूत के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। ये चित्र में अधिकतर शाही दरबार, शिकार, लड़ाई का मैदान मिलता है, चित्रण किया गया है। मध्ययुगीन काल में चल रहा है अभी हम लोग अनेक साहित्य ग्रंथि रचना हुई। कौन कौन मध्ययुग में पुस्तक रचना हुआ? कलहन के राजतरंगी हुआ। मध्य काल में पहला यही पुस्तक था राजतरंगी। कलहन के है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन बताता है इसमें। तहकीक ए हिंद, तारीख उल हिंद जिसको कहते हैं। तहकीक ए हिंद, तहकीक मैंने तारीख, ये मैंने उल हिंद मैंने हिंद, तारीख उल हिंद का है या तहकीक ए हिंद का है। अल-बरूनी ने लिखा था। अल-बरूनी इसमें तहकीक ए हिंद, तारीख उल हिंद में अल-बरूनी ने यही बात बोला। समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में जानकारी देता है। क्या चीज़ की जानकारी देता है? तहकीक ए हिंद, तारीख उल हिंद में समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में बताता है। मध्य युग में कैसा कैसा समाज था, कैसा धर्म था, कैसा रीति रिवाज, यही जानकारी देता है जो अल-बरूनी ने बताया था इस बुक को लिख करके।
आपकी तबकात ए नासिर, तबकात ए नासिर मिनहाज उज सिराज ने लिखा था। तबकात ए नासिर, तबकात ए नासिर कौन बुक लिखा था? मिनहाज उज सिराज, मिनहाज उज सिराज ने लिखा था। मिनहाज उज सिराज ने तबकात ए नासिर में क्या बात बोला, किस चीज़ की जानकारी देता है? तो मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश, मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश के शासन जो था, शासन की जानकारी देता है। किसमें? तबकात ए नासिर में। कौन देता है? मिनहाज उज सिराज ने। कौन सा बुक लिखा था? मिनहाज उज सिराज ने तबकात ए नासिर में। इसकी चीज़ की जानकारी देता है? मोहम्मद गोरी के गुलाम वंश के शासन जो कितना दिन किया इन लोग, इसी के बारे में चर्चा है तबकात ए नासिर में। तारिक है फिरोज शाही, देख तहकीक ये हिंद है, तारिक उल हिंद, हिंद ये है तारिक ए फिरोज शाही, ये है तारिक उल हिंद है जो अलाउद्दीन ने लिखा था। ये है तारिक ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने यही बोला कि देखो जीना है और बरना है, तो जाहिर सी बात है तारीख रोज देखो ये फिरोज शाही का काम करो। तुगलक वंश और तुगलक वंश के राजनीतिक घटना का शासन का वर्णन किया है। इसमें तुगलक वंश के जो शासन हुआ है कैसे किया तुगलक वंश, उसका जानकारी देता है तारिक फिरोज शाही में। जबकि तबकात ए नासिर में मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश का जानकारी देता है। इसमें अकबरनामा पुस्तक लेखक अबुल फजल, अकबरनामा पुस्तक लेखक अबुल फजल, इसमें क्या जानकारी देता है? अबुल फजल और से अकबरनामा और से अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा है तो अकबर के शासन का प्रशासन और राजनीति का चित्रण किया गया अकबरनामा में। नम्मा, नम्मा जो शब्द है मुगलकालीन दरबार के संरक्षण में लिखी गई शब्द है। मुगलकालीन दरबार के संरक्षण में लिखी गई शब्द है नम्मा। आराम होल था नब्बा, आरंभ होल था अकबर के समय होता आरंभ। शब्द आल था मुगल काल के दरबार के समय लिखा गया था शब्द, लेकिन आरंभ हो गया था ये लिखने के लिए अकबर के समय। अकबर के समय लिखा गया था नामा, वो पुस्तक के नाम से अकबरनामा पुस्तक लिखे गए थे। अकबरनामा पुस्तक लिखा अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने कौन सा लिखा था बुक? अकबरनामा। किससे संबंधित है? अकबर के समय से। यही अकबर के समय से अकबरनामा पुस्तक में आरंभ होता था नामा शब्द, और शब्द आल था मुगल दरबार के संरक्षण से लिया गया है। अकबरनामा, यही अकबरनामा का पुस्तक अबुल फजल है। देखिए अकबरनामा का अबुल फजल है। अकबर के शासन का प्रशासन राजनीति का चित्र बताता है ना, अकबर के चित्र बताता है। संस्मरण, संस्मरण मैंने याद होता है ना। भारत के संबंध में कुछ याद करने वाले को संस्मरण बोला गया है। जो बाबर की आत्मकथा है, आत्मकथा क्या है? संस्मरण है। कुछ बाबर की आत्मकथा कौन लिख लेता? तुजु के बाबरी ने लिख लेता। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी, बाबरी से बाबर याद कर लेना है, और तुर्की भाषा में लिखा है। तुजुक है तो तुर्की भाषा में, तू से तुजुक, तू से तुर्की भाषा में। उसे बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी बुक में लिखा गया है। पूछे किस बुक का नाम बताना है? तो बाबर की आत्मकथा है तो तुजु के बाबरी बुक का नाम है। किस भाषा में लिखा गया है? तू से तुजुक, तू से तुर्की भाषा में। बाबरी लगा तो बाबर का आत्मकथा हो गया। तो भारत के संबंध में लिखा गया है तुजु के बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा गया, लेकिन फारसी में अनुवाद कौन कराया था इसका? जो तुजु के बाबरी जो है तुर्की भाषा में, ये तुर्की भाषा का हटा करके फारसी भाषा में अनुवाद किया था बाबरनामा कला, इसलिए बाबरनामा बन गया। कहने का मतलब हुआ जब बाबर का आत्मकथा जब पुस्तक लिखा गया तुजु के बाबरी में लिखा गया जब तुर्की भाषा में, जही तुजु के बाबरी फारसी में अनुवाद हो गया। अब यह तुजु के बाबरी नहीं कहा, क्या कहला? बाबरनामा कहला रहा, बाबरनामा। यात्रियों के वृत्तांत देखा जाए। रेहला, रेहला एक बुक का नाम है जो इब्न बतूता ने लिखा था। अफ्रीकी यात्री से के समय लिख लेता। अफ्रीकी यात्री का नाम है इब्न बतूता, यही लिख लेता वृत्तांत रेहला। रेहला नाम का पुस्तक कौन लिखा? इब्न बतूता। क्या था? अफ्रीकी यात्री। अफ्रीकी यात्री था, लेकिन रहता था कहाँ? ये निवासी था इब्न बतूता मोरक्को या माराकास या मोरक्को देश का निवासी था। विश्व यात्रा के दरमियान जब पूरे विश्व का चक्कर लगाने का सोचा तो मोहम्मद बिन तुगलक, एम से मोहम्मद, बी से बिन, टी से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आ गया। कौन? इब्न बतूता। और 14 बरस तक रहा, सोच लीजिए 14 बरस तक रहा। और 14 वर्ष रह करके भारत में इब्न बतूता और रेहला नाम का बुक लिखा। उसी में सामाजिक, आर्थिक, भारत के बारे में, भारत का सामाजिक कैसा है, 14 वर्ष रहा तो जरूर कुछ लिख होगा। भारत के सामाजिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, इस पर प्रकाश डाला मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता ने रेहला नाम के बुक में। नाम आल था भारत इंडिया, है ना। 13वीं शताब्दी के तुर्की सत्ता की स्थापना के बाद आल था, है ना, भारत इंडिया आल था। लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द का है, शब्द
बाबर के समय होता। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, 16वीं सदी में था। उपमहाद्वीप के लिए किया था। अब मुगल सत्ता का स्वाति विस्तार कब होता है? ये मुगल वंश 17वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब के समय हुआ। औरंगजेब बाबर का ही वंशज था। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम समझने में सहायता मिलती है। जैसे ऐसे सिक्कों का अध्ययन पूछेगा, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सोना चांदी तांबा कुछ में विकास हो चुका था। बड़ी संख्या में या अधिक संख्या में सिक्का का जो प्रचलन हो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिला था, क्या चला था। अधिक संख्या में सिक्का जो चला था मोहम्मद बिन तुगलक समय। यही मोहम्मद बिन तुगलक जो 1328 में दिल्ली के निवासियों को बोला कि तुम लोग जितना भी है सब भाग जाओ दिल्ली के छोड़ करके, और तुम लोग दक्षिण में जाकर के दौलताबाद में बस जाओ। दौलताबाद जाकर पढ़ेंगे। इसी के समय इरेहला नाम का बुक लिख था इब्न बतूता, जो आल था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और 14 वर्ष रहा। इब्न बतूता और भारत के सामाजिक कारण के बारे में बताया। चांदी सबसे अधिक संख्या में सिक्का चला मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय। चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी चलाया। चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी, 1 रुपये का सिक्का भी शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? मकबरा पूछेगा। शेरशाह का मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के मिश्रण है। हिंदू का भी मिश्रण है, मुस्लिम का भी मिश्रण, दोनों मिला करके बनाया गया शेरशाह का मकबरा, जो रोहतास किला में है बिहार में। मखदूम शाह का समाधि कहाँ है? मखदूम शाह का समाधि मखदूम शाह मनेर में, मनेर जिला बिहार में। बैकटपुर का शिव मंदिर है। बैकटपुर में जाएगा तो शिव मंदिर लोकेगा। ये बैकटपुर का जो शिव मंदिर है, शिव का मंदिर है, इसको बनाने में खर्चा दिया था राजा मानसी ने दिया था। आर्थिक सहायता प्रदान किया था राजा मानसी। धर लो पैसा, हम राजा ही है, मानसी मानता ही क्या माने थे बैकटपुर का शिव मंदिर को पैसा दिया। यही राजा मानसी ने हरिचंद्र मंदिर का निर्माण भी रोहतास में कराया था। हरिचंद्र मंदिर जो रोहतास वाला है इसको भी राजा मानसी, और बैकटपुर का शिव मंदिर है इसको भी राजा मानसी। हालांकि बैकटपुर का जो शिव मंदिर है ये पटना से 18 मील दूर पड़ता है, 18 मील दूर है। हरिचंद्र मंदिर का निर्माण रोहतास में था, राजा मानसिंह ने किया था, दोनों का, बैकटपुर वाला हरिचंद्र वाला का भी। 1328 में दिल्ली के सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक ने यह आदेश दिया दिल्ली निवासियों को कि दिल्ली से दूर भाग जाओ, और दिल्ली से दूर भाग करके दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसो। यही बात बोला था दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था सब बात, दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसो। जियाउद्दीन बर्नी एक बुक लिखा था, तारीख है फिरोज शाही। और एसामी नाम के व्यक्ति था, यह भी कवि था, लेखक था। ये बुक लिखा था एसामी ने, फुतुह उस सलातिन, सुल्तानों के दिल्ली वालों पर संदेश था, ऐसा बुक लिखे थे। एसामी ने कौन सा बुक लिखा? एसामी, तो फुतुह उसा सलातिन। और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख है फिरोज शाही नाम का बुक लिखा। कह रहा है 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। बाबर संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। बाबर कब? 16वीं सदी में। अकबरनामा एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। हालांकि फारसी इतिहास है अकबरनामा। देखिए, हालांकि बाबर का आत्मकथा का नाम है, बाबर का जो आत्मकथा है इसका नाम है तुजु के बाबरी, जो तुर्की भाषा में है। तो से तुर्की भाषा में, बाबर तो बाबरी का है, लेकिन इसको फारसी में अनुवाद किया था तो तुजु के बाबरी नहीं कहलाया। जब तुर्की भाषा में है तो तुजु के बाबरी कहलाया। जब फारसी में अनुवाद होता है तो यही तुजु के बाबरी बन जाता है बाबरनामा। अभी बाबरनामा का पुस्तक कहेगा तो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। वही अकबरनामा नहीं, बाबरनामा नहीं जी, बाबरनामा हो गया। एक विशेष प्रकार फारसी इतिहास है। अरबों ने क्या किया? लोगों के द्वारा भारत में एक नया धर्म, इस्लाम धर्म का शुरुआत किए थे अरबों द्वारा। भारत के पश्चिमी तट पर बसे था करके। भारत में कागज का प्रयोग 13वीं सदी के आसपास आया था, और चीन में 100 ईस्वी में आ गया था, 100 ईस्वी में आ गया था चीन में। जोड़ा बनाइए, जोड़ा लगाना है। राज तरंगनी कलहन द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। भक्ति संत दरिया साहब थे। दरिया साहब एक भक्ति संत थे। दरिया साहब बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त थे, जो भक्ति संत थे, हिंदी भक्त, जो भक्ति संत में ही आते सब। इनका शाहबाद जिला मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। तो दरिया साहब देखें हम लोग, दरिया साहब जो थे भक्ति पंथ है ना, हिंदी के भक्ति पंथ थे। दरिया साहब मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे शाहबाद में, इसलिए इनका दरिया शाहबाद रखा गया। तबकात ए नासिर मिनहाज उस सिराज ने किया था। मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिर जो है, तबकात ए नासिर मिनहाज उस सिराज ने लिखा था बुक। इसमें मिनहाज ए सिराज ने लिखा, कहा कि हम तबकात ए नासिर लिखते हैं। मोहम्मद गोरी के और गुलाम वंश के शासन की जानकारी देता है। किसका लिखा? इसमें मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश की जानकारी देता है शासन के बारे में।
ये मिनहाज उस सिराज ने बुक लिख लेता। तब कहते नासिर के बुक लेखक मिनहाज उस सिराज। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। मानसी ने बैकटपुर का शिव मंदिर का निर्माण करवाने में आर्थिक रूप से सहायता दिया था। और बैकटपुर का शिव मंदिर का नहीं, बिल्कुल हरिश्चंद्र का मंदिर भी बनाने में मानसी का यहाँ था। अतीत से वर्तमान तक है ना, BTPC बुक है, कक्षा 7 है, भाग 2, 7वां क्लास।